राजधानी दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण अब केवल मौसमी समस्या नहीं बल्कि एक गंभीर और स्थायी संकट बन चुका है। हर साल अक्टूबर आते ही दिल्ली की हवा जहर बन जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए तमाम दावे और योजनाएं जमीन पर असर करती नजर नहीं आती। आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण के कारण अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद हालात में कोई ठोस सुधार नहीं दिखता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार वास्तव में गंभीर है या फिर हर साल जनता को सिर्फ आश्वासनों से बहलाया जाता है। इन सवालों को लेकर हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता जेके शर्मा से विशेष बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सरकारी नीतियों, प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी जिम्मेदारी पर खुलकर अपनी राय रखी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरेंद्र कौशल। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो कि कहें तो दिल्ली की नहीं पूरे देश की है। दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे 7 लाख के एरिया राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पोल्यूशन का जो स्तर है वो इतना भयानक स्थिति में पहुंच चुका हुआ है कि दिल्ली के बीच में तो सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। यहाँ तक कि जो लोग हैं वो अपने घरों में भी सुरक्षित हुए हैं। वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो घरों के बीच में पॉल्यूशन का लेवल है उस समय से आपसे इतना जिसकी वजह से लोग अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। जो हार्ट पेशेंट है उनको दिक्कत हो रही है। हर व्यक्ति जो है उसमें पॉल्यूशन को लेकर परेशान है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार जो कदम उठा रही है उचित है या एक दूसरे के ऊपर जो अभी भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी स्टार्ट रही है, कुछ नहीं किया। सेंटर के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। पिछले 11 साल से उन्होंने पॉल्यूशन को लेकर कुछ नहीं किया। इस समय अगर हम बात करें तो 4 इंजन की सरकार दिल्ली के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी है। और अगर हम बात करें तो जो गवर्नर है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। और सेंटर के बीच में भी अगर सरकार देखे तो भारतीय, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार है। इस सिलसिले के ऊपर डाला जा रहा है कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। पॉल्यूशन पिछली सरकारें उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल दे दिया, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है। जब पता है कि हर साल अक्टूबर मास से लेकर और मार्च तक दिल्ली जो हमेशा पॉल्यूशन की मार चलती है। जैसे सर्दियाँ से पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, क्या जो पॉल्यूशन के लिए बजट होना चाहिए क्या वो पूरा खर्च हो रहा है? क्या हर बार दावा किया जाता है योजना को साफ किया जाएगा, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का बजट लेकर आए और उसके ऊपर खर्च किया। लेकिन अगर हम बात करें तो योजना 25% वैसे ही योजना का हाल है। अगर हम और चीज़ों को लेकर बात करेंगे, पहले कहा जाता था कि पंजाब के बीच में पानी जलती दूर है, लेकिन इस समय आज की डेट में जो पंजाब है उसके बीच में जम्मू को भी दूसरा पानी दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पराली की वजह से जो है ये पॉल्यूशन नहीं है। इसके और कारण है जो कि सरकार को खोजने होंगे, उनके ऊपर वर्क करना होगा। जब तक उनके ऊपर काम नहीं किया जाएगा तब तक जो है इस पॉल्यूशन को रोकना मुश्किल है। और जो लोग हैं वो इसी प्रकार की स्थिति को से जूझते रहेंगे। अभी यहाँ पर एक महान फुटबॉल प्लेयर रहकर देखा गया था, उसी कितना पॉल्यूशन था। जब वो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के बीच में अंदर गया तो जब मुख्यमंत्री ने रेखा गुप्ता ने जब उस स्टेडियम के बीच में प्रवेश किया तो लोगों ने एक करके नारे लगाए, उनका बहिष्कार किया गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुरी तरह से पॉल्यूशन था कि वहाँ पर देखना भी मुश्किल हो रहा है। जब शूटिंग आए तो महात्मा गांधी की समाधि लग गए तो इस प्रकार की जो स्थिति है उससे जो हमारे देश की छवि है वो देश में नहीं दिखने लगी। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा जी है, जो कि बड़ी तारीफ नजर रखते हैं राजनीति के ऊपर भी और कानून के ऊपर। आज हम इससे जानेंगे कि जो दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए, जैसे कि कहा जा रहा है कि दिल्ली के बीच में इस समय डीजल के बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको डीजल नहीं मिलेगा, उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। जो BS6 से कम की गाड़ी होगी उनको बॉर्डर के ऊपर रख दिया जाएगा, उनको अंदर नहीं आने देंगे। क्या इससे पॉल्यूशन के दिन में कोई फर्क पड़ेगा? या जो दिल्ली के कार्य में बहुत सारी अभी हमने जाकर सर्वे किया और देखा कि भट्टे चल रहे हैं जिनमें इनके तो भट्टों से कितना पॉल्यूशन होता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है जिसके बीच में पॉल्यूशन फैल रहा है, धुआं फैल रहा है, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके की रोकथाम नहीं है। कहा गया है ग्रैब 4 चल रहा है। ग्रैब 4 के अंतर्गत जो है कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। धड़ल्ले से जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ट्रकों के बीच में लाया जा रहा है।
उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज हम जानेंगे शर्मा जी से और उनसे जानते हैं कि जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है, क्या इनसे होते हुए पॉल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, या हर बार दिल्ली को किसी प्रकार से दिल्ली के नागरिक हैं उनको पॉल्यूशन की समस्या से जूझना होगा। नमस्कार सर, जैसे कि आपने देखा कि जो दिल्ली जो है, इस समय आप दिल्ली के बीच में रहते हैं, आपका रेजिडेंस एनसीआर में है और आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी दिल्ली के बिल्कुल हम कहते हैं सेंटर के बीच में है। और यहाँ पे इस समय जो पॉल्यूशन का लेवल है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप रोज उसको फेस कर रहे हैं। तो सर, तो कौन कौन से ऐसे अपना जो उपाय सरकार अपनाए जिससे कि जो पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल किया जाए? तो आपने अपने प्रश्न को उत्तर अपनी बातों से ही कहा, जब आप कहते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां चल रही हैं, यहाँ पर लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, तो सरकार से उनका कटौती करने से फायदा नहीं होता। कारण क्या होता है बताता हूँ आपको। क्योंकि सरकार क्या होती है, कानून क्या होता है, कानून हमेशा एक निर्जीव वस्तु होता है, उसको प्राणदायक जो होती है वो हम नागरिक होते हैं सर, जो दिल्ली शहर के वासी जो है वो उसके प्रेरणादायक होते हैं। यदि हर नागरिक अपना कर्तव्य समझ ले कि हमें कानून का पालन करना, हमें इस बात पे सजग रहना है कि हमारी किसी भी एक्टिविटीज से पोल्यूशन ना हो। जैसे कि आपने देखा कि छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम से भी बहुत बड़ा पोल्यूशन फैलता है, या भट्टे नहीं चलाएं, या कानून का स्ट्रिक्टली पालन करें, जो है लेटर एंड स्पिरिट में पालन करें, तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। एक चीज। दूसरी चीज क्या है, जहां तक मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, इसका जो मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ जो एक अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि जब मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहां पर सरकार कुछ भी बजट अलॉट नहीं करती है, लेकिन फिर भी वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो नगण्य होता है। और जब हम दिल्ली में आते हैं तो जहाँ पर सुविधाओं से लैस है हम, जो है जहाँ हर तरह की सुविधाएं होती है, उसके बावजूद यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जबकि सरकार के पास बजट भी उनकी अपेक्षा में कई गुना होता है। तो कारण क्या है, जनसंख्या का घनत्व जो हम रह रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनसंख्या करोड़ों में है, तो अब जगह दिल्ली की एक एरिया में जिसके अंदर हजारों में आदमी होने चाहिए, उसके अंदर करोड़ों में है, तो पोल्यूशन होना लाजमी है। अब इसको हम डैमेज कंट्रोल कितना कर सकते हैं, कितना उसको ऊपर से नीचे ला सकते हैं, इतना ही विषय है। कोई माई कनाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। कारण उसका क्या है, जनसंख्या घनत्व। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यदि आप 50 साल पीछे मुड़ के देखेंगे तो दिल्ली नहीं जानते थे कि पोल्यूशन क्या होता है। उसका कारण क्या था, हमारे पास संसाधन नहीं है। क्योंकि जब हम विज्ञान के साथ बढ़ते हैं तो जीवन को दूर ले जाते हैं, जीवन की और कठिनाइयों को भी साथ में आते हैं। हमें लगता है कि विज्ञान हमें सुविधा दे रहा है, लेकिन सुविधा के साथ असुविधा भी आती है। आज की संख्या में यदि 50 साल पहले की तुलना में आज हम गाड़ियां देखेंगे, चाहे जो भी जिस भी तरह की गाड़ी हो, जिस भी मानक की गाड़ी हो, बैंड हो अनबैंड हो, तो यदि आज हम चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी देखेंगे तो लाखों में उनसे ज्यादा है। तो ये ऑब्वियसली है कि उस समय में पोल्यूशन नहीं था, क्योंकि ये चीजें नहीं थी। आज जब ये है और जब इतनी मात्रा में है, आप देखिए ना कि कितनी मात्रा में है, तो उन मात्रा में हमें तो पोल्यूशन निकलेगा। सीएनजी में पोल्यूशन नहीं होता है क्या? क्या आप जो है, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के आपने दुष्परिणाम देखे नहीं? आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज में किस तरह से दोहा जा रहा है आज, क्योंकि हम नया नया इसका निर्माण कर रहे हैं। जब ये बैटरियां खराब होनी लगेंगी, जब ये लाखों की संख्या में रोज बैटरियां खराब होंगी, तो इनका धरती पर क्या असर होगा, इनको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है? तो जो पोल्यूशन की मामला है, ये कह देना कि बीजेपी सरकार, आम वाली सरकार ये सब ये और अमरूद वाली सरकार जो है इसको दूर कर सकती थी, ऐसा नहीं है। इस पोल्यूशन को कोई दूर नहीं कर सकता। जहां तक दिल्ली का सवाल है, उसका दिल्ली के साथ साथ मुझे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो जनसंख्या की मार झेल रहे हैं, उनके पोल्यूशन को कोई खत्म नहीं कर सकता, केवल कम कर सकता है। सर, जैसे कि अभी जो पोल्यूशन को लेकर इतनी बड़ी समस्या है और सरकार ने जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि अरावली पर्वत जो 90 मीटर से कम है, 100 मीटर से कम है, उसको जो है काट दिया जाएगा। और क्योंकि जो अगर हम बात करें तो 90% जो पहाड़ है वो 100 मीटर से कम है। अगर अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा, जिसने कि राजस्थान को रेत से बचा रखा है, उत्तराखंड को उसने शील्ड कर रखा हुआ है, हरियाणा को शील्ड कर रखा है, दिल्ली को शील्ड कर रखा हुआ है, तो कैसे चलेगा सर? आगे आने वाले समय में तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको तो और भी ज्यादा पोल्यूशन की समस्या से जूझना पड़ेगा। देखिए,
कौशल जी, जहाँ तक अरावली पर्वत का सवाल है, बहुत हो हल्ला हो रहा है, बहुत सारी एनजीओ हो हल्ला कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो एक अपना गैंग चलाते हैं अपना होता है। मैं एक बड़े जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहता हूँ, जब हम सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय वस्तु को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में शरण लेते हैं और जो ये वाद, जो ये सब्जेक्ट मैटर सर्वोच्च न्यायालय का बन जाता है, तो हम जो है उसके जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा उसका सम्मान करना चाहिए, बजाय हमें इधर उधर के हाल। क्योंकि मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, आप देखिएगा गौर से, ये जितने लोग हैं जो अरावली के नाम पे आज ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, आज रैली निकाल रहे हैं, उनके पीछे एक न एक ऑब्जेक्ट, उनका एक उद्देश्य निहित है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, सर आपका कहना है कि अरावली पर्वत अगर काटा जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं। मेरा ये कहने का नहीं है, मेरे कहने का कि मेरे देखिए, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि मैं इस चीज का विशेषज्ञ नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ, अधिवक्ता के रूप में ये कहता हूँ कि जब हम किसी व्यवस्था को अपनाते हैं, कोई व्यवस्था और उसकी सर्वोच्च श्रेणी की व्यवस्था यदि आपको किसी चीज के लिए आदेशित करती है तो उसको पालन करना मेरा फर्ज हो जाता है। यदि माननीय उच्चतम न्यायालय ये कहता है, मैं आपको उसका भी उत्तर दूंगा आपकी प्रश्न में, यदि माननीय उच्च न्यायालय ये कहता है, एक्स चीज कहता है कि यह हमें किसी तरह से निर्देशित करता है, तो नागरिक होने के नाते हमें उसका पालन करना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी चीज मुझे बताइए, आप कहते हैं एक जनता, एक जनमानुस या एक जो है भीड़ का पार्ट या एक एनजीओ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, हम इसको मानेंगे नहीं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप किस अवस्था में पहुंचेंगे? ये उत्तर आप अपने आप से पूछिए। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सारे जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं उसका पालन नहीं किया जाए। जैसे कि पहाड़ है, अगर पहाड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, उसके बीच में इतने ज्यादा पेड़ है, अगर उन पेड़ों को काट दिया जाएगा, मैंने जैसे कि कहा कि 90% जो पहाड़ है वो 100 मीटर से कम है, अगर उनको खत्म कर दिया जाएगा तो जो उसके बीच में जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो बारिश को रोकता है, जो पानी की व्यवस्था, जो राजस्थान को वहां से पानी मिलता है, तो उनको पानी कैसे मिलेगा? सर ये भी तो प्रश्न उठता है ना। देखिए, मैंने आपको अपना उत्तर बताया है, अदरवाइज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, मैं वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, पृथ्वी के ऊपर जैसे जनमानस का भार बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उदाहरण के रूप में पंजाब का पार्ट लेते हैं, दशकों पहले पंजाब में यदि 100% वन थे, तो आज की डेट में वहां पे 3% वन है, 97% वन जो है वहां से विलुप्त हो चुके हैं। और पंजाब कोई ऐसा अपवाद नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है। एक चीज। दूसरी, जैसे जैसे जनसंख्या का प्रभाव बढ़ रहा है तो इनको एडजस्ट, हमें पता है, जैसे उत्तराखंड के अंदर भी आपने देखा होगा धीरे धीरे वन घट रहे हैं, हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन फिर मेरा वही प्रश्न आता है कि यदि एक एक्सपर्ट लोग, ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से ही वो सारे उत्तर दिए, उन्होंने एक्सपर्ट रिपोर्ट मंगाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो मंगाई है। मेरा जो कहना है कि आप जहां पर हम एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, जहां पर हम बाध्य हैं इस बात के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माने, वहां पर जी जितने भी पर्यावरणविद हैं, जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले या जितने भी सो कॉल्ड जो एनजीओ वाले हैं, बजाय यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके चंदा इकट्ठा करने की बजाय यदि सुप्रीम कोर्ट को इन बातों के बारे में बताएं और असिस्ट करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि वो एक ज्यादा तार्किक निर्णय पे पहुंच पाएगा सुप्रीम कोर्ट, रेदर देन इसके कि यहाँ पे ये हल्ला हुल्ला करके पेटीएम के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए पैसा इकट्ठा कर उधम मचाए। क्योंकि आप एक क्वेश्चन की बात समझने की कोशिश कीजिए, जब इस तरह की अवस्था आएगी जहां पर दो फाड़ा हो जाएगा, जहां पर जो है नियम एक चीज कह रहा, मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, ये हालांकि मेरे को कोई अधिकार नहीं है वो और मैं इन सदैव शब्दों में कहूं, क्योंकि वो हो सकता है कि आज की डेट में वो चीज नहीं मान रहा हो उस चीज को सही जो वो मान रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरने के लिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को असिस्ट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए कि इसमें इन चीजों का और समावेश होना चाहिए और जो आपका निर्णय आना चाहिए इन चीजों के समावेश के बाद आना चाहिए। अभी जैसे कि हमें शर्मा जी ने बताया कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि अरावली पर्वत जो है उसको, जो 100 मीटर से कम के पर्वत है उनको काटा जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि जो उसके बीच में जो खनिज पदार्थ दबे हुए हैं, जैसे हम कहें तो उसमें ग्रेनाइट है, बहुत संख्या के बीच में बहुमूल्य अपना चूने का पत्थर है जिससे कि सीमेंट बनता है, जो वो सारा कुछ निकलेगा, जो जाएगा, जो माइनिंग के अधिकार है वो किसको दिए जाएंगे, उससे किसको फायदा होगा, ये भी प्रश्न उठता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड के बीच में अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ। हरिंदर कौशल, दिल्ली। बहुत बहुत